हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। इनकेस आपने अभी तक शुरू नहीं करी है तो आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। आपका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है और उसी 15 दिसंबर को एग्ज़ाम जो होने वाला है उसी को एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर कि कल दिसंबर में जब एग्ज़ाम होगा तो हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके लिए हमारे लिए PYQ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी पिछली 2 क्लासेस में हमने CDP डिस्कस करी है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार जाकर लेक्चर को देख लें, समझ लें। एनालिसिस ही नहीं करी है, एक्चुअली वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ने और समझने की कोशिश भी करी है कि एक्चुअली पेडागोजी को किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। क्लियर? अगर आप यहाँ पर अच्छे से सीखोगे, पढ़ोगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 29 या आप ये मान लो कि आपके 30 भी स्कोर आप करेंगे। 1 नंबर का मार्जिन लेके मैं हमेशा से चलता आया हूँ, है ना, क्योंकि बड़ा ह्यूमन नेचर है कि आपको क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन आपने गलत ऑप्शन फिल कर दिया, इस वजह से भी 1 आधा नंबर इधर उधर हो सकता है। अदरवाइज 30 आउट ऑफ 30 हमारे बहुत सारे विद्यार्थी लेके आए हैं। चलिए, शुरू करने से पहले एक काम जो हमेशा से करने के लिए मैं बोलता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सभी करते भी हैं। ठीक है, आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके साथी और भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो ज़रूर वो जुड़ लेंगे। और जो बच्चा नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल पेड कोर्स की तरह ही हम लोग प्रिपरेशन करते हैं सीटेट की, है ना। और खैर, ये थोड़ी सी एक और अपडेट है कि अगर किसी को बाल विकास के नोट्स चाहिए हों तो नीचे आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ आकर के आप मैसेज करेंगे तो आपको ये नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छे मैटर के साथ, साथ में NCERT बेस्ड है। आप देख पा रहे होंगे बहुत कम नोट्स मिल पाते हैं जो NCERT आधारित हों। ठीक है, चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने पेपर आ चुका है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई देने लगे, है ना। ये हिंदी लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, आप सब समझते हो कि जो लैंग्वेज 1 में हिंदी को फिल करते हैं उनके लिए ये होता है, और नहीं समझते हो तो आप जान लीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम में ये सेक्शन आपका होता है। 30 क्वेश्चन का सेक्शन आपका ये भी है। हिंदी फर्स्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन शुरू हो जाता है आपका 91 से 120 के बीच में। आप देखेंगे यहाँ पर जो होता है आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, मीन्स पैसेज होते हैं, और बाकी के 50% में आपकी पेडागोजी होती है। ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, मतलब बेसिक। इतनी कम ग्रामर यहाँ पे पूछी जाती है कि सबको पता होती है। उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और पैसेज में ही ग्रामर से क्वेश्चन आता है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। देखिएगा कि आंतरिक और बाह्य, हाँ, पैसेज करने से पहले एक बात मुझे और बोलनी है आपसे, वो ये है कि बच्चा जब पैसेज पढ़ो तो पैसेज में जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है उससे रिलेटेड ही आपको उत्तर देना है। इसके अलावा आप अपना कोई भी विचार या तथ्य शामिल करके आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बनाएंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाना है। ठीक है, आइए, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। काफी अच्छा है पैसेज। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे
आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन होता है। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो ये वाला नहीं है। ठीक, आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान यहाँ पर है। शिक्षा उससे जुड़ी हुई नहीं है। नंबर 92 में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे उत्तर क्या बन सकता है। तो कह रहे हैं कि बुनियादी आवश्यकता है। तो देखिए बुनियादी आवश्यकता वाली लाइन यहाँ लिखी है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ये वाली लाइन जहाँ मिल जाए वो उत्तर बना लो। ये देखिएगा आप, ये देखिए ये थर्ड ऑप्शन, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। ठीक है, नंबर 93 पे आएंगे। देखिए ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। पैसेज को ठीक से पढ़ोगे तो उत्तर आसानी से दे पाएंगे आप। बाहर स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, बिल्कुल सही है। ये लाइन आपकी कहाँ लिखी है, कहाँ चलेगा भाई, ये देखिए ये बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, लाइन बिल्कुल ठीक लिखी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वाक्य का आशय क्या है भाई, बाहर की जो स्वच्छता है ना उसका आधार हमेशा आंतरिक स्वच्छता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के विचार, अंतर्मन शुद्ध और साफ है, हृदय उसका साफ सुथरा है, तो उसका जो व्यवहार होगा, या यूं कह सकते हैं कि उसकी जो बाहर की स्वच्छता होगी वो उसी पर आधारित होती है। तो देखिएगा क्या बनेगा, 93 में क्या आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर 2। देखो भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है, बिल्कुल सही है। 94 में देखिएगा कि कह रहे हैं कि विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा। तो आप समझते हो क्या बन सकता है। देखिए अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये वाला वर्ड बनेगा वैधानिक ना, तो वैधानिक शब्द ही नहीं होता है, विधान से वैधानिक जरूर बनता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, 95 में आएंगे, निम्न में से विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। विशेषण विशेष से पहले समझ लो और उसके बाद हम लोग करेंगे। विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, ये क्या चीज़ होती है। देखिएगा विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण होता है। विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। अगर मैं कहूँ कि घोड़ा काला है, चलिए हटे, लिखते नहीं है ना, समझ लेते हैं, ऐसे ही लिखता कौन है। चलो घोड़ा काला है, तो काला क्या है, उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। और जिसके संबंध में बोला जा रहा है, मतलब विशेष को विशेष वह होगा जिसकी विशेषता बताई जाती है। दैट मीन्स इस वाक्य में घोड़ा काला है में घोड़ा आपका विशेष्य होगा। आइए जानते हैं कौन सा संबंध ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, बाह्य स्वच्छता, तो स्वच्छता संज्ञा हो गई और स्वच्छता कैसी, बाह्य, ये तो विशेषण विशेष का संबंध है। आवश्यकता कैसी, बुनियादी, गुण कैसे, जन्मजात, शिक्षा पर्यावरण दोनों संज्ञा हैं। इस वजह से आपका ये उत्तर यहाँ के लिए सही। 96 में आइएगा, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। तो कौन सा वाला तुमको भिन्न लग रहा है आपको ये देखना है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाला भिन्न है। जैसे स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। अब आपको लगेगा कि उत्तर सम्मान बनना चाहिए क्योंकि बिल्कुल अलग है, लेकिन भैया जो पैसेज के अकॉर्डिंग सही हो वहाँ कौन सा वाला शब्द शामिल नहीं किया गया है। 90% विद्यार्थी थर्ड ऑप्शन लगा देगा, इसलिए क्योंकि स्वच्छता, निर्मलता और स्वच्छ के रूप एक जैसे नजर आ रहे हैं, ये और सम्मान आपका अलग है। ठीक है, लेकिन समस्या जान तो क्या है, अगर ये प्योर हिंदी का क्वेश्चन होता, कॉम्प्रिहेंशन का ना होता, अलग से क्वेश्चन होता, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही था, कोई संदेह नहीं था, कोई गलत नहीं होता। ठीक है, गलत इसलिए होगा ये क्योंकि पैसेज में स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान एक साथ यूज करे गए हैं और स्वच्छ शब्द का यूज नहीं किया गया है। आप देखना चाहोगे?
ये देखिए, सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। स्वच्छता पे देखो, हर जगह कहाँ स्वच्छता स्वच्छता शब्द यूज किया गया है, शुद्धता यूज किया गया है, स्वच्छ कहीं नहीं है, इसलिए आपका उत्तर बन जाएगा 4। 97 में आएंगे, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। सिंपल यार, आंतरिक स्वच्छता का मतलब हो जाएगा, क्या हो सकता है? चलिए आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मन में कोमल भाव का जगाना, नहीं, मन के बुरे भावों को दूर करना क्या कहलाएगी? आंतरिक स्वच्छता कहलाएगी। ठीक है बेटा, किसी भी विद्यार्थी को नहीं लगना चाहिए कि यार पढ़ते तो ठीक था, पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सब सीखेंगे, लेकिन PYQs सीटेट की परीक्षा में रामबाण है, बैकबोन है कह सकते हो आप सीटेट की। वैसे बैकबोन तो पेडागोजी होती है, लेकिन पेडागोजी या हिंदी में या किसी दूसरे विषय में किस तरह से क्वेश्चन वो करेगा, ऑप्शन कैसे चुनिंदा रखे जाते हैं, उनमें से उत्तर हमको कौन सा वाला चूज करेंगे जो सही हो, इसकी संभावना ज़्यादा हो, ऐसा तभी आता है जब हम PYQs करते हैं। 99 नंबर देखिएगा, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो 99 नंबर देखेंगे, उत्तर बन जाएगा आपका फर्स्ट, विचारों और भावों की पवित्रता सर्वाधिक जरूरी है। आइए दूसरे पैसेज को पढ़ेंगे। एक बात और मैं बोलूँगा कि जो विद्यार्थी बिल्कुल 100% पैसेज को सही करना चाहते हैं, वो दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि आप अभ्यास तो करोगे ही, ये मतलब नेसेसरी है। दूसरा ये कि पैसेज को बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे आप, और जितनी सूचना पैसेज में है उतना ही आप देंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो पैसेज को करने से पहले पैसेज में पूछे गए क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेंगे तो आसान लगने लगेगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। काफ़ी बढ़िया कविता है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। कविता में किस छल की बात करी गई? कौन सा छल हो रहा था? तो पैसेज में अगर भूल गए हो तो पढ़ लो, लाइन लिखी है कि व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। तो उत्तर क्या बनेगा? व्यापारी बन उन्होंने हमको क्या बना लिया? गुलाम बना दिया। ठीक है, 101 को देखेंगे। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? अच्छा बताओ, आप सबको क्या लग रहा है कि कौन सा वाला उत्तर बना दिया जाना चाहिए? देखो, नीति में अगर हम इक जोड़ देना तो नैतिक हो जाता है। मतलब अगर नैतिक को हम ब्रेक करें तो नीति प्लस इक होगा, प्रत्यय में अगर हम तोड़ें उसको। ठीक है, 102 को देखेंगे। स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? सोचो भाई, क्या बन सकता है स्वाभिमान का संधि विच्छेद? स्व मतलब होता है अपना। देखिए ये नहीं बनेगा क्योंकि स्व लिखा हुआ है, ये स्व तो है, स्व के साथ अभिमान हो जाएगा और अभिमान नहीं होगा। ठीक है, स्व प्लस अभिमान हो जाएगा। ओ, ये अभिमान है और ये अभिमान है, स्व प्लस भिमान, ये बनेगा आपका 102 का सही उत्तर। क्लियर? वेट, हमें लग रहा गलत हो गया। एक मिनट। 102 का सेकंड आंसर नहीं होगा। भिमान तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा ना। उत्तर बनेगा स्व प्लस अभिमान, ये सही है। ठीक है, 103 में आएंगे। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश में
प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित होने का मतलब है नजर आता है, दिखाई देता है। तो लंबी चली लड़ाई थी, काहे के लिए? देश को स्वतंत्र कराने के लिए। देखिए लिखा ना, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। आई थिंक समझ आया होगा। 104 में आएंगे कि देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया जाना चाहिए। 104 का आंसर क्या बन सकता है भैया? 104 का सेकंड, अपने जीवन की आहुति दी, बलिदान दिया, ध्वंस कर लिया। ठीक है। 105 में आएंगे, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो वीरों के बलिदान को। असल में आज़ादी तो हमको तब मिली ना जब हमारे वीर सपूतों ने बलिदान दिया है, तब हमें आज़ादी मिली। ठीक है। 106 को ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताऊं एक चीज़ कि पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, देखिए लिखा ना 100 से 105 वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 106 को देखेंगे ध्यान से, और क्या है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हमको वो बताना है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? शब्दावली को समृद्ध करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ करने के। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? ओ, हमको बताना है कौन सा वाला सही नहीं है। शब्दावली को समृद्ध, अभिव्यक्ति का संवर्धन, वाक्य लय के, शब्द वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, ये है। उच्चारण का अभ्यास करना, शब्दावली को समृद्ध करना। देखिए इसका आंसर ना बहुत सटीक नहीं होगा। इवन बोर्ड ने भी इसे आंसर की में रिजर्व कर दिया, मतलब कॉमन नंबर दिए, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शंस का बहुत अच्छा मैच नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ कर लो कि शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, यही आपका थोड़ा सा नेगेटिव है, इसको हम लोग आंसर बनाएंगे। 107 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है ना? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कैसे देखा जाना चाहिए? बल्कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। अच्छा भाई, ओहो, जो नहीं है वो बताना है, तो यही आंसर है भैया। देखिए बाकी से पुस्तकालय के लक्ष्य जैसे लिखे हैं, जैसे पहला पढ़ो, शिक्षार्थियों को बाल साहित्य के विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। भैया वहाँ तो मिलेंगे। पुस्तकों के साथ संलग्नता बढ़ेगी और सक्रिय परिवेश के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे बच्चे देखेंगे और सीखेंगे। 108 में आएंगे कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, तो निपुणता किसमें होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए लिटरेसी रेट, तो मास्टरी किसमें होनी चाहिए? डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में। 109 में आएंगे। 109 में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? मतलब अगर आप व्याकरण पढ़ाते हैं तो सबसे बेकार सा तरीका कौन सा है व्याकरण पढ़ाने का? वो देखिएगा, चौथा कह दिया ना, नियम को कंठस्थ करना, मतलब रोट लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। और हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पेडागोजी सपोर्ट नहीं करती रट्टा मारने का, ठीक है, जबकि फोर्सली इसको हटाने और निष्कासित करने काम करती है कि सब कुछ करेंगे लेकिन रट्टा नहीं मारेंगे। तो कंठस्थ करना एक प्रकार का रट्टा मारना ही होता है, इसलिए उसको हटा दिएगा। 110 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? 110 नंबर का जवाब क्या हो सकता है भैया? फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? ध्वनि विज्ञान निर्देश, जिसको आप फोनोलॉजिकल भी कह सकते हो, जहां पर बच्चों को सही उच्चारण करने की बात करी जा रही हो या सिखाया जा रहा हो। 111 को देखेंगे, कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से ये कहा कि अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो?
गतिविधि यह प्रकार किस लिए, मतलब किस तरीके की है। तो आप देख रहे होंगे मौखिक प्रवाह अभ्यास, इससे बच्चों का मौखिक शब्दों को बोलने का अभ्यास हो जाएगा और किस तरीके से प्रवाह होना चाहिए शब्दों का वो बात उन्हें समझ आएगी। अब जैसे 10 जैसे नियंत्रित मौखिक अभ्यास की बात करें, निष्क्रिय श्रवण की बात करें, स्वच्छंद बोलने की बात करें, ठीक है। 112 को देखिएगा, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। पठन कोना का मतलब होता है लर्निंग कॉर्नर, जहाँ पर बच्चे कंफर्ट फील करें और वहाँ पे लर्न कर सकें, वो उस प्लेस का नाम होता है, या उस प्लेस पर कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ से बच्चे अधिकाधिक सीख सकते हों, उससे वो इंटरेक्ट हो सके, कहने का अर्थ ये होता है, ठीक है। तो कक्षा 3 की अध्यापिका अपने कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो क्या इन पुस्तकों को लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। अच्छा, होल्ड कीजिएगा फर्स्ट को, बाकी के देख लेते हैं जरा क्या बन पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 लिखा, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। तो उत्तर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, ठीक है। 113 नंबर देखिएगा, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा आपको। कौन सा उपागम शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। संप्रेषणात्मक उपागम, ठीक है। बच्चा कम्युनिकेट करेगा तब वो वास्तविक स्थितियों को फेस करेगा और वहाँ पर भाषा का प्रयोग करेगा, जिससे वो अधिकाधिक भाषा का प्रयोग कर सकने में सक्षम हो सकेगा। 114 नंबर में देखेंगे, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो देखिएगा 4 नंबर बन जाएगा कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, मतलब बच्चों को इस लायक बनाना कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे करते हो, आप किसी चीज़ को असेस कैसे करते हो, उस क्वालिटी उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने की बात कर रहे थे वो, ठीक है। 115 में देखेंगे कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। 116 में देखेंगे, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम या फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। मतलब 116 में ये कहा जा रहा है कि एक कक्षा 5 की विद्यार्थी कहती है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो उसे कंप्लीट करने के बाद एक बार खुद जांच कर लेती हूँ, उसके बाद अध्यापक तक लेके जाती हूँ। इसका मतलब है कि वो प्रूफ रीडिंग कर रही है। क्या कर रही है, प्रूफ रीडिंग का मतलब यही होता है कि जो काम आप करें उसकी जांच एक बार स्वयं करें, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाए, तो वो प्रूफ रीडिंग कहलाएगा, ठीक है। 117 में आएंगे, कौन सा उपागम बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा या मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। ध्यान रखना, जो प्रोत्साहित नहीं करेगी वही होगा, वो होता है आपका प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में किसी भी भाषा को दूसरी भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा को मीडियम नहीं बनाते, ये मेथड होता है, समझ लो ना। 117 को एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा उपागम बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मतलब मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, वो है डायरेक्ट मेथड। 118 में देखेंगे कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड
TLM के चयन के लिए सही नहीं है। TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब शिक्षण करने में जो लर्निंग मटेरियल है, जो बच्चों को सीखने में मदद कर सकता है, जो टीचिंग में मदद करेगा, उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर बनेगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, है ना, और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। देखिए, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई जानी चाहिए। अगर उसमें बच्चों का सहयोग लिया गया होता तो एक अलग बात थी, लेकिन सिर्फ बच्चों के द्वारा बनाई जाएगी, इसलिए TLM के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। अक्सर यहाँ पर पेडागोजी में सिर्फ और केवल वाले क्वेश्चन अक्सर नेगेटिव ही होते हैं। ठीक, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें माननी चाहिए, कहाँ पर नहीं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागती और आनंदयी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक बार फिर से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 था, द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। मतलब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, है ना, बच्चों को एक कंफर्ट, प्लेजर वाला एनवायरनमेंट और जो उनको सर्वाधिक डेवलप करने में हेल्प कर सकता हो, वे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ठीक है, 120 आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? ध्यान दीजिएगा उत्तर पर और क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? अभिकल्पना का मीन है इमेजिनेशन। पाठ्यपुस्तक इमेजिनेट करने का सही विकल्प नहीं है, तो मूर्त सिद्धांत है, जैसे पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत। ये पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना, मतलब समझ आया? पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का मतलब है कि पाठ्यपुस्तक कैसी हो, उसका डिजाइन, उसका स्वरूप के लिए पाठचर्या सिद्धांत का होना ज़रूरी है। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन आपका कैसा है ना, और तकनीक, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट चाहिए होगी। ठीक है, मूर्त का कोई ज़रूरत उस पर नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। 120 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को पूरी क्लास समझ में आई होगी, और बच्चा समझ में तभी आएगी जब आप पूरा लेक्चर देखोगे, लेक्चर पूरा देखोगे तभी चीज़ें समझ आएंगी, और एनालिसिस भी हमारा तभी कंप्लीट होगा। क्लियर? अभी इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। सुनिए, अभी नेक्स्ट टर्न पे, मतलब अभी एक लेक्चर मैं करने वाला हूँ CD का। इसके बाद फिर से, अभी मैंने पेपर 1 एनालिसिस किया है, अब मैं पेपर 2 करूँगा। पेपर 1 जो विद्यार्थी दे रहे हैं वो ना सोचें कि पेपर 2 उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, और जो पेपर 2 देने जा रहे हैं वो पेपर 1 को हल्का ना समझें। कभी कभी चीज़ें पलट जाया करती हैं। ठीक है, तो ये पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन, CD, ये सब में कंटेंट सेम है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए।